जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानिक में आपका स्वागत है। आइए आज का हम लोग टेस्ट नंबर 8 का पार्ट 2 करेंगे। सुबह में पार्ट 1 किए थे, तो ये टेस्ट नंबर 8 का जो है यूपीपीएससी 2023 के लिए हम लोग पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसको पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से लेके और 150 तक ये किससे संबंधित है? सामान्य विज्ञान से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अंतःस्रावी रोग और कारण दिया है। वायरोलिज्म, ये रोग है अंतःस्रावी वायरोलिज्म। तो ये किससे संबंधित है? एड्रीनेलिन के अधिक स्राव के कारण ये रोग होता है। अगला है ग्वाइटर, ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। टेटिन, ये है टिटनी, तो ये पैराथॉर्मोन के कम मात्रा में स्राव के कारण होता है। इसमें आपको पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका इसमें जो हो जाएगा आंसर, तीनों के तीनों ही सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? तो आपका है कैट फिश, समुद्री घोड़ा, गिटार फिश, पाइप फिश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चारों की चारों ही क्या हैं? ये मछली हैं। चारों ही क्या है? मछली से संबंधित चारों हैं। इसमें कुछ और भी जो होती हैं मछली नहीं होती है, कुछ इसमें आते हैं। जैसे जेली फिश एक होता है, जेली फिश, ये वास्तविक मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। इरेप्सिन, यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। पेप्सिन या प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सुक्रेज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज या ओसाव को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है यहाँ, सुक्रोज को ग्लूकोज में नहीं बदलता है। इसका जो होता है सुक्रोज जो है फ्रैक्टोज में बदलता है। सुक्रोज जो एंजाइम है सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? फ्रैक्टोज में बदलता है। तो ये आपका फ्रैक्टोज में बदलता है। अब ये सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से नहीं पूछा है, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? अति मतलब होता है अधिक स्रावण से, यहाँ अधिक स्रावण से पूछ रहा है। तो मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, लीवर सिरोसिस और एक है एपेंडिसाइटिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया है, यही रोग आपका हाइपोग्लाइसीमिया रोग इसके इंसुलिन के अधिक स्रावण के कारण होता है। जबकि इंसुलिन के कम स्रावण से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग होता है। इसी को जो हम लोग शुगर भी बोलते हैं, शुगर रोग भी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, जो कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये सही है। कारण है कि ऊंट के आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो डी है यहाँ पे, ये सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। मतलब जो ऊंट हुआ, ऊंट में आरबीसी पाया जाता है, यहाँ पे गलती हो गई हमसे। जबकि मनुष्य के जो आरबीसी में होता है रेड ब्लड काउंट में, इसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट के आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है, ये अपवाद है। और आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। आरबीसी हुआ, और एक और जो केंद्रक होता है ये ऊंट वाले में एक लामा जानवर होता है, लामा में भी जो है आरबीसी केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों अपवाद है। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। यहाँ पे रोग का नाम दिया और कारक दिया, जैसे टिटनेस। टिटनेस किससे होता है? तो टिटनेस जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। ट्रेकोमा रोग किससे होता है? तो ये विषाणु से रोग होता है, विषाणु से जो है ट्रेकोमा रोग होता है। पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। एथलीट जो फुट होता है ये कवक से होता है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 है उपस्थिति में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है आपका लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये आपका सही है। उपस्थिति में जो होता है, उपस्थिति में ओसिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। उपस्थिति जो है मैट्रिक्स अर्धठोस होता है, इसमें कॉन्ड्रियन नामक कौन सा? कॉड्रिन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। अस्थि में क्या पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपस्थिति में कॉर्डिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस हिसाब से एक गलत है, 2 आपका सही है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है पूछ रहा है हमें। मलेरिया, कालाजार, पायरिया, मधुमेह। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये मधुमेह रोग। ये किससे संबंधित नहीं है? प्रोटोजोआ से। बाकी सब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2 कह रहा है कि मूली में तीखापन, जो मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनाइड के कारण होता है। किसके कारण? आइसोसाइनाइड के कारण जो है मूली का तीखापन होता है। मिर्चा में जो चरपराहट होता है किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण होता है। और आलू में हरापन ये सेलोनिन के कारण होता है। किसके कारण? सेलोनिन के कारण जो है आलू हरा हो जाता है। आप लोग देखते होंगे मार्केट में कि आलू जो है हरा हो जाता है, तो सेलोनिन के कारण। गाजर नारंगी के गाजर जो नारंगी होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये 4, 3, 1, 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्पाइरोमीटर से मापा जाता है नाड़ी की माप, श्वास की माप, वाहन की गति, वायु प्रदूषण। आपका सही आंसर हो जाएगा जो श्वसन की मापन जो है स्पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। श्वसन की दर अगर 250 मिली जो है श्वसन जो होता है प्रति मिनट में, सांस के दौरान हम 250 मिली ऑक्सीजन, कितना 250 ml ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं, जबकि 220 क्या करते हैं? 220 ml ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, त्यागते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है बर्फ़ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठोस बना देता है। कारण है आपका, गलती हो गई, बर्फ़ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठोस नहीं ठंडा बना देता है। तो ये आपका सही है। बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो आपका दोनों का दोनों सही है और ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही भी व्याख्या करता है, इस हिसाब से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो ऑप्शन है ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो उत्पादित की जाती है उस बिजली को मापने के लिए हम मेगावाट का जो है मापन करते हैं मेगावाट से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से सुक्रोज, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल,
ग्लूकोज से एथाइल एल्कोहल, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे सी है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो है इसी पहली अवस्था इससे होता है ग्लाइकोसिस के प्रक्रिया में। इसमें जो है ऑक्सी और अनाक्सी दोनों क्रिया होता है। ऑक्सी और अनाक्सी जो है दोनों उभयनिष्ठ अवस्था में होते हैं, और इसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल जो है ये क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आंतों की सबसे अंदर की परत किन कोशिकाओं की बनी होती है। तो कह रहा है कि पेरिटोनियम, कार्डियम, यूरोक्रोम, एपिथीलियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे डी है, एपिथीलियम। इसी का जो है आंतों की सबसे अंदर की झिल्ली बनी होती है। और आंत जो है क्या है, एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण किसे माना जाता है। नेफ्रॉन, यूरोक्रोम, वेसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो नेफ्रॉन है, इसी को जो है रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक माना जाता है। नेफ्रॉन रियल में क्या है, ये वृक्क का जो है कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क का कार्यात्मक इकाई है। क्या है, कार्यात्मक इकाई है ये नेफ्रॉन, किसकी, वृक्क की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्षता प्रभावित को समाप्त करता है। हार्मोन जो है शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है। साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, एथिलीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो ऑक्सिन्स है, ये क्या करता है, ऑक्सिन एक प्रकार पादप हार्मोन है जो क्या करता है, शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में ये वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये लंबाई में वृद्धि के लिए क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जीव है और 2 में गुणसूत्रों की संख्या। मनुष्य, तो आपको लोग को पता होगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, और यहाँ पे कुत्ता वो पूछ रहा है, मतलब अजीबोगरीब चीज़ पूछ लेता है। कुत्ता में 78 होता है, घोड़ा में कितना होता है, तो 64 होता है, कबूतर में कितना होता है, सबसे ज़्यादा 80 होता है, सॉरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है, इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया। तो कह रहा है इसमें असत्य कथन है। तो इसमें असत्य कथन कोई नहीं है। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थापित किया गया, पुणे कहाँ, महाराष्ट्र में, कब किया गया था, 1950 ईस्वी में। तो ये दोनों के दोनों आंसर इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है कि नहीं पूछ रहा है। तो आपका कह रहा है हीमेटोलॉजी, रुधिर रोग का अध्ययन क्या कहता है, हीमेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी, सरीसृप का अध्ययन। इख्तियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी, सांपों का अध्ययन। तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, जो आर्निथोलॉजी है ये सांपों का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि ये किसका अध्ययन है, तो पक्षियों का अध्ययन होता है। इसमें पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी बोलते हैं। और ये सांपों का अध्ययन क्या होता है, तो सांपों का अध्ययन जो होता है आफियोलॉजी। क्या होता है, आफियोलॉजी। इससे सांपों का अध्ययन किया जाता है। सांप से लगता है डर, तो फियो मतलब डर होता है, तो आफियोलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन। तो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है आपका कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण होता है, सही है। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, अभी ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, याद करिए आप लोग। दूसरा कारण है, इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, आर सही है।
तो आपका डी आंसर इसमें हो जाएगा सही। ए गलत है। क्यों गलत है? अभी ऊपर बताए थे कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग जो होता है इंसुलिन के अधिक स्राव के कारण होता है। जब अधिक स्राव हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, और कम स्राव के कारण क्या होता है? अल्प स्राव के कारण आपका होता है शुगर रोग। शुगर रोग इसके कारण होता है। तो इसमें कह रहा है रोग में रुधिर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ये बात आपकी एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक की बात कर रहा है। अनुवांशिक रोग वो कहते हैं कि जो हमारे माता पिता किसी में से जो हमको मिलता है, फिर हमसे हमारे बच्चों में, वही अनुवांशिक रोग होता है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, स्लीपिंग सिकनेस, हीमोफीलिया। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो स्लीपिंग सिकनेस है ये आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया सभी के सभी क्या है? अनुवांशिक रोग हैं। एक और रोग है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस भी ये क्या है? वही रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बाह्य स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को एंजाइम कहा जाता है। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। तो इसमें जो पूछ रहा है असत्य कथन कौन है? तो कोई नहीं सत्य है, दोनों के दोनों क्या है? सत्य हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जैसे अग्नाशय वगैरह से, तो इससे क्या होता है? एंजाइम स्रावित होता है। जबकि जो बाह्य स्रावी से, जैसे हमारी आंसू ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, तो इससे हमें क्या होता है? एंजाइम प्राप्त होगा। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन की प्राप्ति होती है। दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 98। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क के कार्यों के अंतर्गत आता है? तो यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता, पीएच का नियंत्रण करता है। यह रक्त में प्रासरणी दाब का नियंत्रण करता है। शर्करा, अमीनो अम्ल आदि अधिशेष भाग का निष्कासन करता है। डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। वृक्क के कार्यों के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे सही नहीं है। यूरेनियम 238, परमाणु बम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, संचायक सेल, पोटेशियम क्लोरेट, माचिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड, शुष्क सेल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये संचायक सेल में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है इसका प्रयोग इसमें नहीं करते। तो संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें H2SO4 का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक जो है एसिड का इसमें प्रयोग होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी गलत सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा, और ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एडिस मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं डेंगू, पित्तजार, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3 सही हैं, जबकि 4 क्या है इसमें गलत है। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू, पित्तज्वार, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक प्लेरिसिया आदि रोग होते हैं। जबकि मादा जो एन्फ्लुएंजा मच्छर होता है, कौन सा? मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर होता है, एनोफ्लुएंजा मच्छर जो होता है, एनोफ्लिक्स मच्छर होता है, इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है आपका कि भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है। इनको रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। एकदम से सही बात है। और दूसरा कह रहा है उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका गलत। क्यों गलत है? उनके जन्मदिन को नहीं, उनके जन्म जो है 28 फरवरी, उनका जन्म जो है 7 नवंबर 1988 में होता है। तो उस दिन को नहीं मनाते, बल्कि हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इन्होंने इसकी खोज की थी। इसलिए हम इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके 2023 की जो थीम है
ये भी पूछ सकता है, तो हम थीम आपको बता देते हैं। थीम है ग्लोबल, क्या है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ये आपका 2023 का थीम है, ग्लोबल वेल बीइंग, ये 2023 का आपका थीम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 है, जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी थी। तो आपका ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑप्शन सी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है उत्तरदायित्व कारक इन्हीं का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। यहाँ पे 103 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है ओजोन जल के शुद्धिकरण में सहायक है। क्या कह रहा है, ओजोन जो है वो जल के शुद्धिकरण में सहायक है। दूसरी बात बोल रहा है कि ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और दो, दोनों को दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, कह रहा है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एक एंजाइम है। स्टार्च को जो है जल अपघटन से ग्लूकोज को बनाने वाला एक एंजाइम है। कौन सा है इसमें से, एनहाइड्रेज, इन्वर्ट्रेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है एमाइलेज के द्वारा जो है क्या किया जाता है, स्टार्च को जल में अपघटन ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया इसी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेराल कहते हैं। विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन D2। तो आपका सही हो जाएगा आंसर इसमें ऑप्शन जो डी है, विटामिन D2 को ही आर्गो कैल्सीफेराल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 जो होता है उसको केले कैल्सीरॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोले कैल्सीफेराल, विटामिन D3 को ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 2 को सूची 1 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे रोग दिया है और कवक दिया है। रोग है दमा, दमा किससे होता है, तो एस्पेरजिलोसिस से, जिससे एस्पेरजिलस से जो होता है फ्यूमिगेट्स के द्वारा दमा बीमारी होता है। गंजापन किसके द्वारा होता है, तो गंजापन टीनिया कैपिटिस के द्वारा गंजा रोग होता है, गंजापन। और खाज किसके कारण होता है, तो आपका एकेरस एस्केबीज के द्वारा खाज रस जो है होता है। जिसे दाद किसके कारण होता है, तो ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम के द्वारा जो दाद रोग होता है इसके कारण होता है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है सही है, 2 4 1 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है। तो कह रहा है डेंगू ज्वार मादा एडजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। अगला है भारत में डेंगू बुखार का पहला मामला 1963 में कोलकाता के सामने आया था। सी है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे असत्य पूछा है, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ही इस हिसाब से गई है, मतलब गलत हो गई। क्यों, क्योंकि ये प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने की बात कर रहा है, ध्यान देने की बात की, जबकि प्लेटलेट्स की संख्या रियल में क्या होती है, डेंगू होने पे कम होने लगती है बहुत तेज़ी से। उसका उपचार के लिए लोग कीवी और पपीता वगैरह भी खाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तने
का प्रकार नहीं है पूछ रहे हैं। यहाँ पे तने की बात कर रहा है और प्रकार केसर, हल्दी, अदरक, गाजर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे डी नंबर है। गाजर जो है ये तने का प्रकार नहीं है। देखो रूपांतरित जड़ें जो होती हैं जैसे गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये तने का प्रकार नहीं होता है। और रूपांतरित जो तने होते हैं आलू, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब क्या होते हैं? आलू, केसर, हल्दी, प्याज, ये क्या हो जाते हैं? तो ये रूपांतरित तने हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनक पौधे के समरूप पौधा मिलता है बीजों से, तना काटने से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा जो तना इनका काटने से क्या होता है? बीजों का सही रूप मतलब सेम पौधा अलैंगिक जनन के द्वारा पौधे जो है उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल से, गन्ना से, मक्का से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बी और सी, गन्ना और मक्का से दोनों के द्वारा जो है जैव ईंधन एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती। इससे प्रदूषण जो हमारा होता है कम होता है पेट्रोल की तुलना में। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। फल दिया है, खाने योग्य भाग दिया है। काजू, काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बीज पत्र काजू का खाया जाता है। नाशपाती का, इसका जो है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो पुष्पान भाग होता है, कौन सा भाग? पुष्पान। और यहाँ पे लीची का भाग कौन सा खाया जाता है? तो लीची का एरियल भाग खाया जाता है। कौन सा? एरियल भाग जो होता है वो लीची का खाया जाता है। और गेहूँ का जो क्या खाया जाता है? तो गेहूँ का भोर पोषण, भ्रूणपोष ये खाया जाता है। और नाशपाती का ये हो गया फल भित्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें असत्य में पूछा है तो विटामिन सॉरी विकल्प डी जो हो जाएगा ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिथियम का परमाणु भार है 7, 23, 39, 8। तो लिथियम का परमाणु भार 7 है। जैसे हाइड्रोजन पहले आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है। तो इसका 3 परमाणु क्रमांक होता है जबकि 7 इसका परमाणु भार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है यहाँ पे कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। अगला कारण है पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। तो आपका 113 का जो है गलत आंसर कौन, मतलब सही पूछ रहा है तो ये सही है, परंतु आर जो है इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि जो बॉल बेयरिंग का प्रयोग पहिया और धुरी के बीच स्पर्श जो प्रभावी क्षेत्र का जो है घट जाता है इससे, जबकि स्पर्श क्षेत्र घटने से घर्षण बल कम हो जाता है। और यहाँ पे बात कर रहा है बढ़ जाता है, क्या होता है? ये घट जाता है। तो आपका ये भी घट जाने, अगर घट जाता होता तो सही हो जाता। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्टाज क्रिस्टल निम्न में से किससे निर्मित होती है? किससे निर्मित होती है? तो जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर आपका इसका सही है। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्टज क्रिस्टल है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका? SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। जो क्वार्टज होता है ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के परमाणु में आपस से मिलकर एक चतुष्फल की आकृति का निर्माण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? क्या पूछ रहा है? अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे बोल रहा है तांबा, ऑक्सीजन, निकेल, कोबाल्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो इसमें बी नंबर है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि के लघुतम कण को कहा जाता है? फोटॉन, फोनॉन, क्वार्क, न्यूट्रोनो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है फोनॉन बोला जाता है। ध्वनि का जो लघुतम
कण होता है उसको हम फोनान की संज्ञा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है अगला 117 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्ल को संश्लेषित नहीं कर सकती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा असत्य कथन है, तो दोनों के दोनों जो है इसमें असत्य कथन है। अल्फा लिनोलेनिक जो वसीय अम्ल है ये ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। ये क्या है? ओमेगा 3 जो ये अम्ल है ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह अलसी या टीसी में कम मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, जो अलसी जो होता है या टीसी, इसमें काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया। मानव शरीर में जो कोशिका किसी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषित नहीं कर सकती, ये भी आपका गलत है। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्ल का निर्माण नहीं कर पाती हैं, केवल आवश्यक जो वसीय अम्ल है उसी का निर्माण नहीं कर पाती, बाकी कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 118 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? सेकेंडरी पूछ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बेंजीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ये द्वितीयक है। द्वितीयक प्राथमिक प्रदूषण सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों का उदाहरण है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ये सब क्या है? प्राथमिक है, जबकि यहाँ पे ये द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरण, रेडियो तरंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3, 4 सही है, जबकि 2, 3, 4 सही है। एक जो ध्वनि तरंग है ये चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 जो है, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन का नियंत्रण करता है? सेरिबरम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हाइपोथैलेमस जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। यही हमारे निद्रा का, भूख का अनुभव, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, बाबू सोना वाला प्यार, घिरड़ा, ये सारा जो है सारे काम को लिए हाइपोथैलेमस जो है जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, नहीं की बात है। ट्रैफिक पुलिस, गाल्जी काय, कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज, सही है। प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम्स, यही आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। शीतल पेय, कैफीन, ये सही है। जो लाइसोसोम होता है इसमें क्या होता है, लाइसोसोम प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, तो किसका संश्लेषण करता है? तो इसका जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये राइबोसोम करता है। कौन करता है? जो राइबोसोम है यही इसके संश्लेषण में सहायता करता है। तो अब आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? पाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पोमोलॉजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसमें माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन किया जाता है। जबकि यहाँ पाइकोलॉजी अंतर्गत शैवालों का अध्ययन जो है पाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन पाइकोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों का अध्ययन जो होता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन जो है ये फलोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें मक्का में जो है सबसे अधिक
कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। मक्का में लगभग 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि ज्वार में 74% पाया जाता है, और इसमें एक बाजरा में 67% पाया जाता है, और गेहूं में कितना 65 से 75 ये फ्लेक्सिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से, पाचन से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी का अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी, सिर्मकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं जो है। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? विषाणुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जबकि सिर्मकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन करते हैं। किसका? चींटियों का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही पता पड़ रहा है कि जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाणुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 46वां, 40वां, 42वां, 41वां। आपका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर जो है, 46वां स्थान भारत को है। किसमें? बौद्धिक संपदा सूचकांक में या संगठन में। तो आपका 46वां स्थान भारत को प्राप्त है। शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है ये भी पूछ सकता है। तो प्रथम स्थान प्राप्त है स्विट्जरलैंड को। किसको? जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त है। स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। और ये जो है 2007 से प्रकाशित होता है, लगातार 2007 से प्रकाशित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के गांव में आर्सेनिक मुक्त पेयजल का पता लगाना? बिल्कुल नहीं। देश के गांव में पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध कराना? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जल स्तर का पता लगाना? बिल्कुल नहीं। देश के किसी गांव के चयनित कुएं के जल स्तर का पता लगाना है। ये आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2022 में जलदूत ऐप का एक मुख्य उद्देश्य है कि किसी गांव के चयनित कुएं के जल स्तर का पता लगाना, और ऐप पंचायतों को मजबूत डेटा के साथ सहायता प्रदान करेगी इससे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सितंबर 2022 में आर वेंकट रमणी निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किए गए? देश के नए महालेखा नियंत्रक परीक्षक, देश के नए अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो बी है कि देश के अटॉर्नी जनरल जो है, ये नए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमण जो है बने हैं, आर वेंकट रमणी नए अटॉर्नी जनरल पद पे घोषित हुए हैं। इनका जो है भारतीय इसका जो नया अटॉर्नी जनरल का है ये संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 76 के तहत जो है इनकी नियुक्त की जाती है, और इनका कार्यकाल 3 साल होता है। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 3 साल होता है। कार्यकाल इनका 3 साल के लिए होता है, 3 ईयर के लिए इनका कार्यकाल होता है। और ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये जो है ये वेंकट रमणी किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं के वेणुगोपाल के स्थान पर। के वेणुगोपाल के स्थान पर इन्होंने अपना पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है इसको स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें 52वें दादा साहब फाल्के 2020 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? अनुराधा पैडवाल, रजनीकांत, आशा पारेख, रेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो आशा पारेख है इन्हीं को
दादा साहब 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए जो है सम्मानित किया जाएगा। और ये जो है पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। कब से? 1969 से जो है किस में दिया जाता है? तो भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उसके लिए इनको दिया जाता है। और दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को भी प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र अध्यक्ष की 22वीं बैठक में संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सितंबर 2022 में यह बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ, ये आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है इस सम्मेलन में लेबनान के SCO का नया सदस्य बनाया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। लेबनान को इसमें नया सदस्य जो है नहीं बनाया गया। किसको बनाया गया है? तो 22वें में जो है ईरान को नया सदस्य के रूप में इसमें बनाया गया है। अब कुल इसमें 9 सदस्य हो गए। SCO में कुल अब 9 सदस्य हो गए। इस संगठन में कुल जो देशों की संख्या है अब 9 हो गई, तो ईरान इसका नया सदस्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि सितंबर 2022 में भारत के प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? बंगलुरु कर्नाटक, तिरुपति आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम केरल, पुणे महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन बी है, तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश में जो है भारत का प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। कह रहा है सितंबर 2022 में वोल्कर टुर्क निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, UN मानवाधिकार आयोग, वर्ल्ड बैंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है UN मानवाधिकार आयोग के ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नए उच्चायुक्त पद पे वोल्कर टुर्के को इसमें बैठाया गया है। अगला देखते हैं। और अगर हम बात करें जो UN मानवाधिकार आयोग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहीं पे देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है। कह रहा है कि सितंबर 2022 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन QIMIN क्यूमनी गेक्सिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश से संपन्न हुआ? दक्षिण कोरिया, चीन द्वारा, उत्तर कोरिया, जापान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो चीन के द्वारा इसका जो है सफलतापूर्वक क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। ये पूर्णतः सौर संचालित उपग्रह है, ये मतलब हवाई ड्रोन है, मानव रहित है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है। कह रहा है कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा सितंबर 2022 में 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु, गांधीनगर, नई दिल्ली, मुंबई। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे सी हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे क्या हुआ था? बैठक हुआ था नई दिल्ली में। और कै नंबर का था? तो 23वें नंबर का ये यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तेलंगाना में जो है 2022 में देश की प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में घोषणा कर जो है हुई है इसके स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास काकाडू 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते सत्य कथन का चयन करें। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन डार्विन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किया गया। यह नौसैन्य अभ्यास वर्ष 1973 में आयोजित किया गया। तो इसमें सही पूछा है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है। 1 और 2 तीनों के तीनों ही जो है सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर जो है। कह रहा है
अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत को 107वें स्थान के साथ गंभीर स्थिति में रखा गया, सही है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान IFPRI द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक कंसर्न्ड वाइल्ड एंड एक जो संगठन है, दो जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो होता है, दो सरकारी संगठनों के द्वारा, जो गैर सरकारी NGOs के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वर्ल्ड हंगर हिल्फ के द्वारा। इसमें किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक है कंसर्न, क्या नाम है इसका, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं बेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा इसको दिया जाता है, हिल्फ के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ, हैदराबाद, पटना, जोधपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ये है, लखनऊ में इसका आयोजन 2022 में हुआ था। 80वां जो है भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ था। और यह अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में 5वीं बार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इब्सामार 7 निम्नलिखित में से किस 3 देशों के मध्य आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? इब्सामार, तो इसमें हो जाएगा आपका इंडिया, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका एवं रूस, इंडिया, मलेशिया एवं श्रीलंका, भारत, ब्राज़ील एवं चीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इब्सामार का मतलब हो जाएगा इसमें, इसका जो इब्सामार अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इब्सामार, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, बी से ब्राज़ील हो जाएगा, या ए से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। मार तो मार हो गया। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थ के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चला है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन वज्रपात, ऑपरेशन विजय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ऑपरेशन गरुड़ जो है चलाया गया था CBI के द्वारा, सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा जो है ये चलाया गया मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अभियान है ये। अगला क्वेश्चन है 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक वार ऑफ लंका के लेखक हैं? अमीश त्रिपाठी, सुधा श्री, अमिताभ घोष, चेतन भगत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अमीश त्रिपाठी है, इन्होंने वार ऑफ लंका का लेखक जो है यही है, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहाँ किया गया? जयपुर, धर्मशाला, लेह और पुरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका स्थापना पुरी में किया गया है। वेदों का जो है आम लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श विश्वविद्यालय है ये 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो जो मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145 है, कह रहा है अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित प्रचंड एक है। तो आपका सही आंसर 45 के ये हो जाएगा। प्रचंड एक क्या है? हल्का लड़ाकू विमान, इसी को बोलते हैं HCL, इसी को बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे HCL नहीं होता, यहाँ पे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है। तो ये हो जाएगा आपका HAL, इसी के द्वारा इसको जो है बनाया गया है। HAL मतलब हिंदुस्तान
जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हल्का लड़ाकू विमान को जो है बनाया गया, HAL इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसका नाम क्या है? हल्का लड़ाकू विमान का प्रचंड इसका नाम है। जोधपुर राजस्थान में जो है इसमें इसको सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146 है कि पुल्लमपारा ग्राम पंचायत सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का प्रथम ग्राम पंचायत बन गया। यह किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये केरल से संबंधित है। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो है डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पूरे देश का प्रथम ग्राम पंचायत बना है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी घोषणा कब हुई? सितंबर 2022 में। और यहाँ के जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, CM कौन है? तो यहाँ के CM है पिनरई विजयन के द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला बड़ा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने राजस्थान में जो है स्थापित किया। इसकी क्षमता कितनी है? क्षमता 6000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में नासा द्वारा चलाए गए डार्ट मिशन का उद्देश्य था मंगल ग्रह पर कार्बन की खोज, पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश, पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड की रक्षा, डी आपका बृहस्पति पर जल की खोज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड से रक्षा करना डार्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। किसका? डार्ट मिशन का यही मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी की तरफ जो आते हैं उनको बचाना है। और ये किसके द्वारा चलाया गया? तो नासा के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 149, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बेन एस वर्नर, डगलस W डायमंड, फिलिप्स H डायबेक-बिगो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी को 2022 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिलिप्स को भी, वर्नर को भी और डायमंड को भी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और 150 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, एनी अर्नॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित? फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो एनी अर्नॉक्स हैं ये फ्रांस से संबंधित हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इनकी जो रचना है एनी अर्नॉक्स की, तो क्या है इनकी रचना है द ईयर्स, ये इनकी रचना है। और द वुमेन स्टोरी ये इनकी रचना है। और एक रचना है इनकी रचना है, एक ठुका है, उसका नाम ए मैंस प्लेस, ये एक ठू इनकी रचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। और अपने मोटिवेशन को बनाए रखें कि 2023 में सिलेक्शन छीन लेना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।